क्लास करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कल हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कंसेप्ट पढ़ा था। इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कोई ऐसा कंसेप्ट जो आपको समझ ना आया हो, कोई ऐसा एक भी लफ्ज अगर ऐसा है जो समझ नहीं आया तो पूछ लीजिए। हाँ, नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू आउटपुट, ये आज के लेक्चर में एक्सप्लेन करना मैंने। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? हाँ जी बिल्कुल, एडवांस कंसेप्ट में बता रहा है कि हमने विड्रॉल और इंजेक्शन में पढ़ा था टैक्सेस और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। वो कह रहा है ये दोनों गवर्नमेंट से रिलेट करते हैं। अगर फर्ज कीजिए कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा है और टैक्सेस कम है तो इनमें शॉर्टफॉल आ जाएगा। ठीक है, शॉर्टेज आ जाएगी। इस गैप को फिल कैसे किया जाएगा? लोन लेके। बिल्कुल, गवर्नमेंट लोन लेती है इससे, यही वो बता रहा है। पब्लिक बोरिंग्स यानी गवर्नमेंट जो बोरिंग करेगी उसे कहते हैं। एक होती है प्राइवेट बोरिंग्स, जो मैं कर रहा हूं, जो आप कर रहे हैं। हमें भी जब जरूरत पड़ती है तो हम इधर उधर दोस्तों से या बैंक से लोन ले लेते हैं। तो गवर्नमेंट को भी अगर कर्जों की जरूरत पड़े, गवर्नमेंट भी कर्जे ले लेते हैं। जी बिल्कुल, उसे पब्लिक बोरिंग कहते हैं। जी जी, क्वेश्चन नंबर 4 दिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर, व्हाट हैपेंस टू द साइज ऑफ सर्कुलर फ्लो व्हेन लीकेजेस एक्सीड इंजेक्शन? जब लीकेजेस ज्यादा हो जाएंगी इंजेक्शन से तो उस वक्त सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के साइज पे क्या फर्क पड़ेगा? वो श्रिंक कर जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी इकोनॉमी रिसेशन में चली जाएगी। हाँ बिल्कुल लिखे, जीडीपी कम हो जाएगा, इकोनॉमी रिसेशन में चली जाएगी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है उसका साइज रिड्यूस हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। नहीं, बाकी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि इसको डेफिसिट विद बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ रिलेट नहीं करना हमने। जी बिल्कुल, जीडीपी थोड़ा क्या, जीडीपी ज्यादा बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना है आपको। आज और कल के लेक्चर में यही काम करना है दो। ठीक है, तो बिल्कुल जीडीपी एक्सप्लेन करेंगे। और कोई क्वेश्चन? चलिए स्टार्ट करें। अच्छा, आज के लेक्चर में आपको कैलकुलेटर की जरूरत भी पड़ेगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि कैलकुलेटर आप सबके पास होगा और आज और कल भी खास तौर पे आपने कैलकुलेटर जो है वो साथ लेके आना है। क्या इससे पहले इकोनॉमिक्स के किसी चैप्टर में हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ी थी? किस चैप्टर में? चैप्टर 3 में, जब हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट की थी, और चैप्टर 5 में भी जरूरत पड़ी थी। ठीक है, जब हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट वो कॉलम दे देता था और हम उसकी मदद से इक्विलिब्रियम पॉइंट कैलकुलेट करते थे, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू। जी बिल्कुल। चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा डेफिनेशन ऑफ जीडीपी एंड मेथड्स, 3 मेथड्स टू कैलकुलेट जीडीपी। जीडीपी की डेफिनेशन क्या है ये कल सीखेंगे हम, और इसको कैलकुलेट कितने तरीकों से किया जा सकता है ये सीखेंगे। पहले डेफिनेशन, फिर उसके बाद इसको कैलकुलेट करने के तरीके। जीडीपी से बनता क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी से क्या बनता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या है भाई? गुड्स या सर्विसेज जो पूरे साल में प्रोड्यूस हुई हैं, गुड्स या सर्विसेज जो पूरे साल में प्रोड्यूस हुई हैं। डोमेस्टिक का मतलब क्या है? पाकिस्तान में लोकली, यानी जर्मनी में, जापान में क्या चीजें प्रोड्यूस हुई है हमें उससे गर्ज नहीं है। जीडीपी हर मुल्क की अपनी अपनी कैलकुलेट होती है, और जो मुल्क भी जीडीपी कैलकुलेट करता है वो सिर्फ अपनी जो उसकी प्रोडक्शन होगी पूरे साल में उसको ऐड करेगा, उसको इंक्लूड करेगा। जीडीपी में एक एक लफ्ज समझने वाला है। कहता है जीडीपी इज एग्रीगेट, सम है। किसका सम है? मार्केट वैल्यू। किसकी मार्केट वैल्यू? ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, सारी की सारी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोड्यूस्ड
विद इन बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री इन ए गिवन पीरियड, इन ए गिवन पीरियड। जिस तरह आप अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, वो एज ऑन होता है कि ये फॉर ए गिवन पीरियड होता है? प्रॉफिट एंड लॉस खुदा का खौफ कर भाई, वो फॉर ए गिवन पीरियड होता है भाई। नॉर्मली 1 साल होता है, नॉर्मली 1 साल, लेकिन कम ज्यादा के लिए भी हो सकता है। उसी तरह जीडीपी आप 1 महीने, 3, 6 महीने के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो जीडीपी कैलकुलेट की जाती है 1 साल की। जैसे आप किसी भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं 1 साल का नॉर्मली करते हैं, उसी तरह जीडीपी भी नॉर्मली 1 साल की कैलकुलेट होती है। और जीडीपी में शामिल क्या है? ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी पाकिस्तान की जीडीपी में क्या शामिल होगा? पिछले 1 साल में जितनी भी टेक्सटाइल की प्रोडक्शन है, सीमेंट की प्रोडक्शन है, व्हीकल सेक्टर की प्रोडक्शन है, शुगर इंडस्ट्री की प्रोडक्शन है, जितनी भी एयरलाइन की सर्विसेज हैं, जितने भी गुड या सर्विसेज पाकिस्तान में प्रोड्यूस हुई 1 साल में, उन सब की मार्केट वैल्यू को ऐड कर दें, हम क्या कहेंगे? ये क्या है? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होगा? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी क्या हुए कि पाकिस्तान की बाउंड्रीज में 1 साल के अंदर अंदर जितने भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, उन सब की मार्केट वैल्यू को ऐड करना है, तो क्या होगा? जीडीपी। इसका मतलब है जीडीपी कोई ना कोई एक वैल्यू हुआ करेगी, जीडीपी कोई ना कोई एक वैल्यू हुआ करेगी। जीडीपी क्लियर हो गया क्या है? ठीक है। कहता है जीडीपी कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं, एक्सपेंडिचर मेथड के जरिए से, इनकम मेथड के जरिए से, और प्रोडक्ट या आउटपुट मेथड के जरिए से। इनकम मेथड के जरिए से, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्ट, आउटपुट मेथड के जरिए से। आप जब भी किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलते हैं, आपके सामने पहला सवाल क्या आता है? आपकी सैलरी कितनी है? जो कभी आपको इसका आंसर नहीं मिलता, ना इंशाल्लाह कभी मिलेगा। अगर कोई आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी सैलरी बता दे, ये उसकी टोटल इनकम है, लेकिन आप क्वेश्चन गलत पूछते हैं। असल में आपको क्वेश्चन क्या पूछना चाहिए? सर आपका 1 महीने का खर्चा कितना है? खर्चा क्या? इनकम कोई नहीं बताएगा आपको, खर्चे फिर भी बता सकते हैं। अब बताएं, अगर कोई आपको अपना 1 महीने का खर्चा बताए, तो आप उसकी इनकम का अंदाजा लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि तकरीबन देखिए सैलरीड पर्सन हर एक के साथ यही होता है, चाहे उसकी तनख्वाह 20,000 हो, चाहे 20 लाख हो, मंथ एंड पे उसकी जेब खाली होती है, तो खर्चे तकरीबन इनकम एक बराबर होते हैं। तो इस भैया छोड़े इसको, खर्चे नहीं, मैं नहीं बता रहा ना। अब ये देखे, जो असूल मैंने बताया मेरे पे तो ना लगाए भाई, नहीं 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 नहीं। तो ये क्या हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मली जो इनकम होती है किसी पर्सन की, वो उतना ही तकरीबन उसका एक्सपेंडिचर होता है, प्रोवाइडेड आपको तो हमारी इकोनॉमिक्स एजम्पशन होती है कि वो सेविंग बोरिंग ना हो। ठीक है, तो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। यही कंसेप्ट हमने कल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में भी पढ़ा। अच्छा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से याद आया, हमने 2 सेक्टर पढ़ा है, एग्जाम में पूछता भी 2 सेक्टर है, लेकिन 4 सेक्टर भी हमारे सिलेबस में है, पढ़ना है अभी नहीं, उसके साथ पेंडिंग लिख लीजिए, वो बाद में पढ़ना है हमने। ठीक है, जब हम अहम कंसेप्ट सारे कवर कर लेंगे उसके बाद एंड में सर्कुलर। तो हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या पढ़ा कि मुल्क में जितनी भी इनकम है और जितने भी एक्सपेंडिचर है वो दोनों इक्वल है, क्योंकि कल हमने इस चीज के ऊपर डिस्कशन की कि जो एक आदमी की इनकम है वो दूसरे की एक्सपेंडिचर होती है। तो पूरे पाकिस्तान में जितनी भी लोगों की इनकम है उसको ऐड कर लें, वो भी वही फिगर आएगी, और पूरे पाकिस्तान के लोगों का जितना भी एक्सपेंडिचर है वो ऐड कर ले, वही फिगर आएगी। ठीक है, असल में जीडीपी कैलकुलेट होती है, कैलकुलेट करनी होती है गवर्नमेंट ने। ठीक है, हम आगे चल के देखेंगे कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मेथड से भी जीडीपी कैलकुलेट कर सकती है, इनकम मेथड से भी, प्रोडक्शन या आउटपुट मेथड से भी। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या अप्रोच होती है? पूरे पाकिस्तान में लोगों के जितने भी खर्चे हैं सबको ऐड कर लो,
इनकम मेथड में क्या अप्रोच होती है, पूरे पाकिस्तान में लोगों की जितनी इनकम है उसको ऐड कर लो, दोनों एक बराबर होती है। क्यों? क्योंकि एक ही इनकम दूसरे का एक्सपेंडिचर है। और गवर्नमेंट का तजर्बा ये है कि लोगों से नॉर्मली उनकी इनकम पूछे ना, वो नहीं बताते या कम बताते हैं, एक्सपेंडिचर पूछे तो बता देते। तो गवर्नमेंट के लिए ज्यादा बेहतर मेथड जीडीपी कैलकुलेट करने का गैस कीजिए कौन सा है? एक्सपेंडिचर। क्योंकि इससे गवर्नमेंट लोगों का एक्सपेंडिचर आसानी से इनकम की निस्बत एक्सपेंडिचर आइडेंटिफाई कर लेती है, मालूम करवा लेती है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट या आउटपुट मेथड क्या है कि फर्ज कीजिए लोग अक्लमंद हो गए, वो इनकम भी नहीं बताते, एक्सपेंडिचर भी नहीं बताते, कहते चलो छोड़ो हम घर घर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ मार्केट में आएंगे। अब लोगों ने पैसे लेने हैं, पैसे लेके घर थोड़ी उनको देखते रहेंगे, उन्होंने खर्च करने हैं ना, अपनी जरूरियात पूरी करनी है। जरूरियात पूरी करने के लिए मार्केट में आएंगे। गवर्नमेंट ने कहा अच्छा मार्केट में जितनी भी दुकानें हैं मैं सबसे पूछ लूं कि तुम्हारी आज की पूरे दिन की सेल कितनी है, तुमने जो भी गुड या सर्विसेज सेल की हैं उनकी वैल्यू कितनी है। तो तीसरा तरीका जीडीपी कैलकुलेट करने का ये है कि मार्केट्स में जितनी भी प्रोडक्ट या आउटपुट प्रोड्यूस हुई है उसकी वैल्यू को ऐड कर लें। तीनों एक तरीके। अच्छा बिल्कुल खतरा तीनों में होता है, इसमें भी कुछ ना कुछ प्लस माइनस ड्रॉबैक है, इसका भी ड्रॉबैक, इसका भी ड्रॉबैक। खुद सोचे गवर्नमेंट क्या करती होगी, ये चीज गवर्नमेंट तीनों को यूज करके उनकी एवरेज कैलकुलेट करके कहती है तकरीबन इतने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे सिलेबस में आई कि आपने मोस्ट कॉमन मेथड एक्सपेंडिचर मेथड इंक्लूड किया होगा कि इनकम और प्रोडक्ट या आउटपुट मेथड भी? तीनों ही रखे। ठीक है। अच्छा अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के कंसेप्ट से और आज की कुछ एग्जांपल से क्या आप इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड से भी जीडीपी कैलकुलेट की जा सकती है, इनकम मेथड से भी और प्रोडक्ट या आउटपुट मेथड से भी? वैसे अगर डेफिनेशन को सामने रखें तो डेफिनेशन से कौन सी डेफिनेशन ज्यादा रिलेट करती है? आउटपुट वाली, शाबाश, बाय डेफिनेशन आउटपुट। लेकिन चूंकि कंसेप्चुअली ये भी और एक्सपेंडिचर इनकम भी एक होते हैं, इसीलिए तीनों में से कोई सा मेथड भी यूज किया जा सकता है। नॉर्मली इंडिविजुअल अपनी इनकम नहीं बताते, बिजनेसमैन अपनी प्रोडक्शन आउटपुट नहीं बताते, तो मोस्ट कॉमन मेथड जो यूज किया जाता है वो एक्सपेंडिचर मेथड है। लेकिन तीनों मेथड से जीडीपी कैलकुलेट हो सकती है अगर डाटा हमें लोग सही बताते हैं। यहां तक क्लियर? अब जी वो आपने क्वेश्चन पूछा था कि नेशनल इनकम का मतलब पूरे जीडीपी, पूरे मुल्क की इनकम। नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू नेशनल आउटपुट का मतलब क्या है, वो बात समझ आ गई? चलिए अब हमारे लिए इस वक्त जीडीपी समझ आ गई क्या है कि पूरे पाकिस्तान की टोटल एक साल की प्रोडक्शन कितनी है, ये हमने कैलकुलेट करनी है, ये हमने कैलकुलेट करनी है। अब अगला क्वेश्चन भाई कैलकुलेट कैसे करनी है? अगला क्वेश्चन, अब देखिए मेथड आपको समझा रहा हूं, मेथड आपने समझना है और मेथड समझ आ जाए तो फिर इसी मेथड के मुताबिक कैलकुलेशन करनी है। मेथड में आपको वो सिखाऊंगा जो कि हर क्वेश्चन पे अप्लाई हो जाए, ये नहीं कि किसी मेथड में ये है किसी मेथड में ये, एक क्वेश्चन आ गया उसमें किसी और मेथड से है, दूसरा क्वेश्चन आ गया उसमें तरतीब कोई और है, ऐसे नहीं होगा। आपने इस मेथड को, एक्सपेंडिचर मेथड में इस फॉर्मेट को समझना है और इस फॉर्मेट के मुताबिक ही हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें में भी किसी क्वेश्चन में 2 फिगर्स यूज ना हो, किसी क्वेश्चन में 3 फिगर्स यूज ना हो, जो फिगर यूज नहीं हो रही उसको हम 0 0 करते जाएंगे। लेकिन मेथड आपने पूरे का पूरा यही याद करना है और इसी को यूज करना है, बार बार इसको चेंज नहीं करना। एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ गया इंशाल्लाह इस फॉर्मेट से सॉल्व हो जाएगा, जिम्मेदारी मेरी है, आपने फॉर्मेट यही फॉलो करना है। ठीक है, ये ना हो आई कैप में किसी क्वेश्चन में देखें आप कहे सर इधर तो सिर्फ उसने 4 चीजें दी और क्वेश्चन खत्म कर दिया, आपने बिला वजह इतना बड़ा फॉर्मेट हमें बता दिया। भाई अगले क्वेश्चन सफा पलट के देखो, अगर 7 आइटम वहां पे फॉर्मेट बदल जाएगा तो आप क्या हर क्वेश्चन के साथ नया फॉर्मेट याद करते रहेंगे? नहीं नहीं, आपने इसी एक फॉर्मेट को फॉलो करना। यहां तक क्लियर?
अब सुनिए, जीडीपी कैलकुलेट करने के कितना मेथड है, कौन कौन सा? एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, आउटपुट मेथड। सबसे ज्यादा कौन सा मेथड यूज होता है? एक्सपेंडिचर मेथड में तरीकाकार सुनिए क्या होता है। इकोनॉमी को डिवाइड किया जाता है 4 एजेंट्स में, 4 मार्केट पार्टिसिपेंट्स में। इकोनॉमी को एक्सपेंडिचर मेथड में क्या किया जाता है? इकोनॉमी को 4 मार्केट पार्टिसिपेंट में डिवाइड किया जाता है और हर एक का खर्चा ऐड कर दिया जाता है। बताइए मार्केट में कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? 4। कौन कौन से? हाउस होल्ड या इंडिविजुअल या कंज्यूमर, फर्म या प्रोड्यूसर या सेलर, गवर्नमेंट, फॉरेन ट्रेडर्स। 4 ही पार्टिसिपेंट, 5 तो नहीं है, 3 भी नहीं है। अगर इन चारों का टोटल एक्सपेंडिचर, इन चारों का एक्सपेंडिचर ऐड कर दिया जाए तो पूरे पाकिस्तान का एक्सपेंडिचर नहीं बन जाएगा? सोचे भाई, अगर इकोनॉमी में है ही 4 प्लेयर तो इन चारों का जो पूरे साल का एक्सपेंडिचर है ये अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या पाकिस्तान का एक्सपेंडिचर एग्रीगेट नहीं बन जाएगा? क्या पाकिस्तान की जीडीपी नहीं बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी। तो इसीलिए बेसिक कैलकुलेशन क्या है एक्सपेंडिचर मेथड की? बेसिक कैलकुलेशन ये है कि कंज्यूमर का जितना भी खर्चा है, कंज्यूमर का जितना भी खर्चा, उसे हम शो करवाते हैं सी से, उसको ऐड करो किसके साथ? प्रोड्यूसर का जितना भी खर्चा है उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। कंज्यूमर के खर्चे को कहते हैं कंजम्पशन। कंज्यूमर जो भी खर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? कंजम्पशन। उसमें ऐड कर दो प्रोड्यूसर का सारा खर्चा, फर्म का सारा खर्चा। फर्म का जितना भी खर्चा होता है उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। किससे शो करते हैं? आई से। कंज्यूमर का पूरे साल का खर्चा उसे क्या कहते हैं? कंजम्पशन। किससे शो करते हैं? सी से। प्रोड्यूसर का पूरे साल का जो खर्चा उसे क्या कहता है? इन्वेस्टमेंट। किससे शो करते हैं? आई से। तीसरा पार्टिसिपेंट कौन सा है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो पूरे साल का खर्चा होता है उसे क्या कहते हैं? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। किससे शो करते हैं? जी से। जी से। और फॉरेन ट्रेडर्स का जो पूरे साल का खर्चा होता है उसे कहते हैं, हाँ जी, इंपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट शो करते हैं एक्स माइनस एम से। अब चूंकि इसमें दो, एक्स का मतलब, एम का मतलब इंपोर्ट। अब ये चूंकि दोनों फॉरेन ट्रेडर से लिंक करें इसलिए ब्रैकेट में डाल दिया इनको। आप ब्रैकेट के बगैर भी लिख सकते हैं, फार्मूला इक्वली करेक्ट है, लेकिन ये बताने के लिए कि ये असल में 5 मार्केट पार्टिसिपेंट नहीं है, 4 ही है। सी, आई, जी, एक्स माइनस एम। सी किसका खर्चा है? आई किसका खर्चा है? फर्म का, प्रोड्यूसर का। जी किसका खर्चा है? एक्स माइनस एम, फॉरेन ट्रेडर। एक्स मतलब एक्सपोर्ट्स, एम मतलब इंपोर्ट्स। यहां तक क्लियर है? अच्छा, मुझे ये बताइए, अब यहां पे देखिए हमने क्या किया, इसी फार्मूले को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। देखिए फार्मूला वही है, क्या कि सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आगे नहीं चलना अभी। इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भाई इससे एग्री करते हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम यही जीडीपी है, यही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। आगे चलने से पहले मैं इसके ऊपर मजीद डिस्कशन करना चाहता हूं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सिर्फ कैलकुलेशन करवाना नहीं है, कंसेप्ट समझाना है। सी का पूरा नाम है प्राइवेट या डोमेस्टिक कंजम्पशन। सिर्फ कंजम्पशन नहीं है, क्या है? प्राइवेट या डोमेस्टिक कंजम्पशन। सी का पूरा नाम क्या है?
इसमें प्राइवेट या डोमेस्टिक क्यों लिखा है, सिर्फ कंजम्पशन क्यों नहीं लिखा? भाई गवर्नमेंट की तो कंजम्पशन होगी, एक प्राइवेट कंजम्पशन है, एक सरकारी कंजम्पशन नहीं होगी, एक प्राइवेट कंजम्पशन। भाई इंडिविजुअल ने कोई चीज खरीदी, इस्तेमाल, टीवी खरीदा, इंडिविजुअल ने टीवी खरीदा, वो क्या है? प्राइवेट कंजम्पशन। गवर्नमेंट ने टीवी खरीदा, वो भी है तो कंजम्पशन, लेकिन क्या प्राइवेट है? गवर्नमेंट की है, वो किधर आएगी? वो जी में आएगी। तो पता चल गया डिफरेंशिएट, सिर्फ कंजम्पशन नहीं लिखा, प्राइवेट या डोमेस्टिक का लफ्ज क्या शो कर रहा है? अब भाई गवर्नमेंट की नहीं है, हाउस होल्ड की है। बेसमझ है? सी कंज्यूमर का खर्चा है, गवर्नमेंट का नहीं। आगे चलते हैं। आई भी उसने सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा, उसने लिखा ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब इसमें इन्वेस्टमेंट का मतलब तो समझ आता है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब वो खर्चे जो प्रोड्यूसर बना रहा होता है, प्रोड्यूसर कर रहा होता है। असल में प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव होता है कि चीजें प्रोड्यूस करना, वो चीजें खुद इस्तेमाल नहीं करता, प्रोड्यूस दूसरी चीजें बनाने के लिए चीजें प्रोड्यूस करना। तो जो प्रोड्यूसर के खर्चे एक्सपेंसेस होते हैं उनको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट उसने लिखा है सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट क्यों लिखा? भाई गवर्नमेंट भी तो इन्वेस्टमेंट करती है। गवर्नमेंट कैसे इन्वेस्टमेंट करती है? मुझे आप बताइए। नहीं, ये फैक्ट्री लगाई मलिक रियाज ने, फर्ज कीजिए फैक्ट्री लगाई उन्होंने, बिल्डिंग बना ले, घर बनाए, इन्वेस्टमेंट है। प्राइवेट। गवर्नमेंट अगर अस्पताल बनाए, गवर्नमेंट अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी बनाए, गवर्नमेंट अगर मेट्रो बनाए, गवर्नमेंट सड़कें बनाए, डैम बनाए, नेशनल हाईवे बनाए, क्या वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं है? क्या उससे भी मुल्क के एसेट्स नहीं बढ़ते? बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते? वो भी इन्वेस्टमेंट है कि नहीं? भाई वो किधर जाएगी? गवर्नमेंट स्पेंडिंग में जाएगी। इसीलिए डिफरेंशिएट करने के लिए, आई को जी से डिफरेंशिएट करने के लिए इन्वेस्टमेंट के साथ प्राइवेट लिखा। इसका मतलब है जो प्राइवेट लोग होंगे, बिजनेसमैन होंगे, इन्वेस्टर्स होंगे, प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट किधर आएगी? आई में, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। और जो गवर्नमेंट अगर इन्वेस्टमेंट करे, गवर्नमेंट फैक्ट्रियां लगाए अपने, वो किधर आएगी? जी में। आई में और जी में फर्क समझ आया? जो फर्क सी और जी में था वही फर्क आई और जी में भी है। इसलिए हमने साथ प्राइवेट का लफ्ज लगा दिया, सी के साथ भी प्राइवेट या डोमेस्टिक का लफ्ज लगा दिया, आई के साथ भी लगा दिया। अब बताइए मुझे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट में फर्क है कि नहीं? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किधर आएगी? आई में। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट किधर आएगी? जी में। यहां तक क्लियर है? हाँ शाबाश। कह रहे अब प्राइवेट कंजम्पशन और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अलग अलग कर दी, गवर्नमेंट की क्यों नहीं की? इसलिए कि गवर्नमेंट के टोटल खर्चे इकट्ठे ही उनको कंसीडर किया जाता है, उनका अलग अलग एनालिसिस करने की जरूरत नहीं होती। इकोनॉमी में हमने सी का अलग एनालिसिस करना है, आई का अलग करना है, लेकिन जी का एग्रीगेट बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। ठीक है कि गवर्नमेंट के पास टोटल कितना रेवेन्यू, खर्चे कितने किए। अब अच्छा, अब देखिए बाकी बात तो समझ आ गई, ग्रॉस का लफ्ज नहीं समझ आया, ग्रॉस का मतलब समझ नहीं आया। ग्रॉस का मतलब शो कर रहा है कि ये एक होता है लफ्ज ग्रॉस, एक होता है नेट। मुझे नहीं पता क्या फर्क है ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में या नेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में, लेकिन मुझे इतना पता है ग्रॉस होता है किसी चीज को डिडक्ट करने से पहले और नेट होता है किसी चीज को डिडक्ट करने के बाद। और अगर आपने थोड़ी सी भी काउंटिंग समझी है, पढ़ी है, तो आपको पता होगा कि जब मशीन खरीदेंगे इकोनॉमिक्स में वो
आई में आएगा इन्वेस्टमेंट अगर प्राइवेट इन्वेस्टर मशीन खरीदता है, और ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, इसमें से क्या चीज लेस होती है भला? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या चीज लेस होती है? तो अगर आपसे कोई पूछे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, आपने पूछना है इन्वेस्टमेंट प्राइवेट के गवर्नमेंट। ओके, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हम कहेंगे जो फर्म्स सेलर्स का खर्चा होता है बिजनेस में उसे कहते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। और वो पूछेगा अच्छा ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं? हम कहेंगे जो इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन लेस होने से पहले है वो है ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। वो कहेगा अच्छा ओरिजिनल कॉस्ट, शाबाश ओरिजिनल कॉस्ट। और जो ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में से अगर डेप्रिसिएशन लेस कर दें फिर क्या आएगा? नेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट में फर्क किस चीज का है? डेप्रिसिएशन का। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट में फर्क किस चीज का है? फिर बताइए, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट में फर्क किस चीज का है? ग्रॉस से नेट पे पहुंचना हो क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। नेट से ग्रॉस पे पहुंचना हो तो ऐड कर देंगे। भाई ये समझ आया? प्राइवेट और कंजम्पशन ये क्लियर? ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ये भी क्लियर? अच्छा, इन्वेस्टमेंट का एक और नाम भी है, क्या? कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन अकाउंटिंग में आप पढ़ते होंगे, कैपिटल का मतलब पैसे। ओनर घर से पैसे लेके आया, कैपिटल। इकोनॉमिक्स में क्या इसको कैपिटल कहते हैं? नहीं भैया इसको तो मनी कहते हैं इकोनॉमिक्स में। कैपिटल किसको कहते हैं? वो जो मशीनरी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कहते हैं। तो इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर बना। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर बना, एसेट्स बने, मशीनरी बनी, कैपिटल फॉर्मेशन। तो अगर क्वेश्चन में कह दे कि ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, फौरन समझ आएंगे आप आई। लेकिन अगर कहे ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, हम कहेंगे ये तो सर ने करवाया ही नहीं। हाँ करवाया था। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है? आई। कहता है अच्छा ये बात सुनने वाले, अगर फर्ज कीजिए शुरू में पाकिस्तान के पास, साल के शुरू में पाकिस्तान के पास टोटल एसेट थे 1000 के, साल के एंड में टोटल एसेट्स हो गए 12। मशीनरी, शुरू की मशीनरी 1000 की, साल के एंड में मशीनरी 1200 की। पूरे साल में कितनी मशीनरी इंक्रीज हुई? इन्वेस्टमेंट। लेकिन कहता है अगर इन्वेंट्री बढ़ गई, बाज़ औक़ात क्वेश्चन में इन्वेंट्री भी ऐड करते, कहता है इंक्रीज इन इन्वेंट्री भी ऐड करनी है इन्वेस्टमेंट में ही। भाई अकाउंटिंग पढ़ी है ना आपने, उनमें फिक्स एसेट होते हैं ना, तो करंट एसेट नहीं होते क्या? इन्वेंट्री होती है ना। इन्वेंट्री का भी अगर इजाफा होता है, क्या पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट में इजाफा है? वो कहता है बिल्कुल है, क्योंकि इन्वेंट्री भी बिजनेस में यूज होती है ना। इन्वेंट्री भी, हाँ बिल्कुल शाबाश, बिजनेस में। मशीनरी भी बिजनेस में यूज होती है, इन्वेंट्री में भी इन्वेंट्री भी बिजनेस में यूज होती है। तो अगर इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है वो भी इधर ऐड की जाएगी। इन्वेंट्री इंक्रीज होती है वो भी इधर ऐड की जाएगी। अब क्वेश्चन में वो क्या कहेगा? इन्वेंट्री डिक्रीज हो गई। आप कहेंगे ये तो सर ने करवाया ही नहीं, लेस होगी वो। अगर इंक्रीज इन इन्वेंट्री ऐड हो रहा है और डिक्रीज इन इन्वेंट्री क्या होगा? लेस होगा, और क्या होना। भी फर्क समझ आया? सी क्लियर हुआ? टिक लगा दूं। आई भी क्लियर हो गया, टिक लगा दूं। जी भी क्लियर हो गया। नेट एक्सपोर्ट, एक्स मतलब एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट ऐड माइनस इंपोर्ट लेस, दोनों का नेट, नेट एक्सपोर्ट। जितनी भी एक्सपोर्ट है उधर ऐड करें, इंपोर्ट माइनस करें, नेट फिगर है, इधर आ जाए। बताइए पाकिस्तान की नेट एक्सपोर्ट हमेशा पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी? इंशाल्लाह हमेशा नेगेटिव आएगी। ठीक है, कम से कम अगले 5, 7, 8, 10 सालों तक तो। ठीक है, एक्सपोर्ट हमारी कम है, इंपोर्ट ज्यादा है।
हाँ जी, घबराना नहीं है लेकिन आप। चलिए सी, तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस, लेकिन ये इसमें गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं होता, इसमें अवाम की प्रेफरेंस होती है। हम जब तक पाकिस्तान की चीजों को घटिया और बाहर की चीजों को बेहतर समझते रहेंगे, इंशाल्लाह तब तक हमारा नेट एक्सपोर्ट नेगेटिव आता रहेगा। हाँ, जब हमारी सोच बदल जाएगी तो ये भी बदल जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ जी, चलिए अच्छा अब सुनिए, ये समझ आ गई आपको? जीडीपी क्या है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम इज इक्वल टू जीडीपी। जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब ये समझाऊं एट मार्केट प्राइस। पहले बताए यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, चीजें समझ आ रही है, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अहम है। आगे चलते हैं। एट मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, ये क्या चक्कर है? एट मार्केट प्राइस एट फैक्टर कॉस्ट, ये क्या? ये सुन लीजिए। फर्ज कीजिए कोक वालों ने एक कोक की बोतल प्रोड्यूस की 100 रुपए की, उसके ऊपर टोटल उनकी कॉस्ट कितनी लगी? 100 रुपए। बताइए इस 100 रुपए में अगर हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कहें कॉस्ट ऑफ कोक इज ₹100, इसमें कोक वालों का प्रॉफिट शामिल है कि नहीं? मैंने इसलिए कहा था इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स में नॉर्मल प्रॉफिट हिस्सा होता है कॉस्ट का। भूल गए आप? भाई जब फर्म इक्विलिब्रियम पढ़ा था, एवरेज, जब फर्म इक्विलिब्रियम पढ़ा था, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू ब्रेक इवन था, उसमें हम ये क्यों कहते थे नॉर्मल प्रॉफिट है? नॉर्मल प्रॉफिट में कौन सी डायग्राम बनाते थे? कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू की, याद है कि नहीं याद? वो भी भूल गए। नॉर्मल प्रॉफिट में कौन सी डायग्राम बनाते थे? कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू। तो उधर हम हैरान होते थे, जब कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू है तो नॉर्मल प्रॉफिट कहां से आ गया? वो कॉस्ट में शामिल होता था। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट में एंटरप्रेन्योर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उसका नॉर्मल प्रॉफिट शामिल होता है। फैक्टर लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर था ना, मुनाफा किसको मिलता है? एंटरप्रेन्योर को। तो उसका मुनाफा कॉस्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में शामिल है कि नहीं? कॉस्ट में शामिल है। तो जब हम कहेंगे कोक वालों को कोक 100 रुपए में पड़ी, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में उनका नॉर्मल प्रॉफिट शामिल है कि नहीं? तो जीडीपी कितने की हुई? अगर फर्ज कीजिए पूरे मुल्क में एक कोक की बोतल प्रोड्यूस हुई तो जीडीपी कितनी हुई पाकिस्तान की? 100 रुपया। एक इकोनॉमिस्ट है, उसने कहा ठहर जाओ भाई, अब भूल गए डेफिनेशन। जीडीपी इज द एग्रीगेट मार्केट वैल्यू। 100 रुपया है, क्या ये 100 रुपए की बेचते हैं कोक वाले? 100 रुपए की तो नहीं बेचते, वो तो 116 रुपए की बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल 116 की क्यों बेचते हैं? पैसे तो कमा लिए, 100 कितनी दफा कमाएंगे भैया? और 100 रुपए में उसका प्रॉफिट शामिल है, और दुकानदार ने कमाया वो भी शामिल है 100 रुपए में। कभी आपने कोक की बोतल को देखा प्राइस कहाँ लिखी होती है? कभी पढ़ी? उसके ऊपर क्या लिखा होता है? मार्जिन क्या, सॉरी, ये एमआरपी प्लस एसटी, सेल्स टैक्स। सेल गवर्नमेंट कहेगी भैया आप जो मर्जी खरीदते बेच रहे कमाते रहे, हम खड़े देखते रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, सेल टैक्स लगाओ इसके ऊपर 16%। सेल टैक्स लगाओ। सेल टैक्स लगाएगी कि नहीं गवर्नमेंट? सर अब यहां पे इकोनॉमिस्ट आपस में लड़ पड़े। एक कहता है कि जो वैल्यू प्रोड्यूस हुई पाकिस्तान में वो 100 रुपए की है। 16 रुपए तो टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने। 16 रुपए क्या लगाया? अच्छा कौन सा टैक्स? सेल टैक्स। इकोनॉमिक्स में 2 तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। क्या फर्क है दोनों में? ये मैंने बताया कि नहीं बताया कभी? डायरेक्ट टैक्स होता है इनकम पे, इनडायरेक्ट होता है एक्सपेंडिचर पे। आपको क्लास में पहले कंसेप्ट बताया। हम मुसलमान है ना, 1 रुपया हम कमाएंगे ना 2 दफा हिसाब होना है, बताया था ना? कब कब हिसाब? 1 दफा कमाया कहां से, दूसरी दफा खर्च का। कमाने के लिए भी जायज तरीका,
और खर्च करने के भी जायज तरीका पे। दो था, हम हुकूमत को ये तरीका आया पसंद, उसने कहा भाई ये कंसेप्ट हम तो अपने टैक्स सिस्टम में अप्लाई करेंगे कि 1 रुपया कोई कमाएगा 2 दफा टैक्स लगाएंगे, एक दफा उसके इनकम पे जब वो कमाएगा, दूसरी दफा उसके एक्सपेंडिचर पे जब खर्च करेगा। कमाने पे हम जाते हैं सैलरी लेने के लिए, हमारी सैलरी डिसाइड हुई है, नहीं फर्ज कीजिए 1000 रुपया, फर्ज कीजिए 1000 रुपया सैलरी, हमें मिलते हैं 900 रुपया। हम कहते हैं सर 1000 एग्री हुआ था, 100 किधर गया है? 100 गवर्नमेंट के खातों में, 100 गवर्नमेंट के खातों में। पहले जो मैं कलप रहा हूं वो तो समझ ले कि गवर्नमेंट का ये कौन सा टैक्स है? इनकम पे, एक्सपेंडिचर पे? इनकम पे डायरेक्ट टैक्स है। 900 रुपया लेके बाजार गए शर्ट खरीदने के लिए, पता चला उसमें भी टैक्स है। ये कौन सा है? नहीं वापस नहीं, आगे खरीदनी पड़ेगी भैया शर्ट। ये इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स समझ आ गया? अब बताइए कोक पे डायरेक्ट टैक्स लगेगा इनडायरेक्ट लगेगा? इनडायरेक्ट टैक्स। कोक होगी 116 की। एक इकोनॉमिस्ट कहता नहीं नहीं हमारी जीडीपी 100 है, दूसरा कहता नहीं नहीं 116 है क्योंकि मार्केट वैल्यू 116 है। पहला कहने लगा नहीं 16 रुपया तो गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया है, गवर्नमेंट कल को अगर 1000 रुपया टैक्स लगा देगी तो जीडीपी 1100 हो जाएगी क्या बैठे बैठाए? दूसरा कहेगा नहीं लेकिन मार्केट वैल्यू देखे उसमें तो सेल टैक्स शामिल है ना। दोनों की होगी लड़ाई, दोनों की होगी लड़ाई। अब बताइए सुलह कैसे करवाएं दोनों की? हमने कहा भाई ऐसा करते हैं कि दोनों तरीकों से जीडीपी कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर तो आप टोटल कंजम्पशन, टोटल वैल्यू इन मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे, यानी 116 पे जीडीपी कैलकुलेट करें, तो इसे कहेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्यों जीडीपी मार्केट प्राइस क्यों कर रहा है? क्योंकि मार्केट में बिक 116 की रही है, मार्केट 116 की है। और अगर आप उसमें से 16 रुपए लेस कर दे, यानी इनडायरेक्ट टैक्स लेस कर दे, तो फिर जो जीडीपी आएगी उसे कहेंगे एट फैक्टर कॉस्ट। उसे एट फैक्टर कॉस्ट क्यों कहा? इसलिए कि ये 100 वो वैल्यू है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट के बराबर है। 100 भाई जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, 100 को जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्यों कहा? क्योंकि ये वो वैल्यू है जो सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट के बराबर है। और 116 को जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्यों कहा? क्योंकि ये वो वैल्यू है जो मार्केट में जितने की बिक रही है। और दोनों का फर्क क्या है? 16 रुपए, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि जीडी किसी भी चीज को, फॉर एग्जांपल जीडीपी को, ये मेरे से पूछेंगे सर ये शर्ट कितने की खरीदी, मैं कहूंगा 500 के। बताए भाई कोई हाँ इसे कितने के, मैं कहूंगा 500। बताइए मैंने सेल टैक्स नॉर्मली क्या होता है? सेल टैक्स ऐड करके बता रहा होता हूँ कि लेस करके? वो तो बताइए क्वेश्चन में जब कहेगा कंजम्पशन इतनी है, इन्वेस्टमेंट इतनी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह इतने हैं, सेल टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स शामिल होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इसका मतलब है C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M जब कैलकुलेट करेंगे ऑटोमेटिकली इनडायरेक्ट टैक्स शामिल। जो जीडीपी कैलकुलेट होगी वो मार्केट प्राइस होगी, फैक्टर कॉस्ट होगी? मार्केट प्राइस। अगर आपसे कहीं नहीं फैक्टर कॉस्ट लेस क्या कैलकुलेट करो, हम कहें ये कौन सी मुश्किल है? इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस कर देंगे। किसको लेस कर देंगे? इनडायरेक्ट टैक्सेस को। देखें यहां तक सारी कैलकुलेशन मार्केट प्राइस पे थी, ये भी मार्केट प्राइस, ये भी एट मार्केट प्राइस, ये भी एट मार्केट प्राइस। लेकिन जैसे ही इनडायरेक्ट टैक्स लेस हुए, जैसे ही इनडायरेक्ट टैक्स लेस हुए तो ये एट मार्केट प्राइस से क्या हो गई? फैक्टर कॉस्ट हो गई। जी ये बात समझ आई क्या नहीं आई? नहीं आई। मुझे बताइए कोई भी चीज अगर मार्केट प्राइस पे है उसे फैक्टर कॉस्ट पे लाना है, क्या करना पड़ेगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस कर देंगे।
और अगर फैक्टर कॉस्ट पे है, मार्केट प्राइस पे लाना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर देंगे। फर्क समझ आया? अच्छा, टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट वो पैसे जो गवर्नमेंट बिला वजह हमसे ले लेती है, उसे क्या कहते हैं? नहीं, गन पॉइंट पे नहीं लेती, मर्जी है आपकी, मर्जी क्या, चाहे तो आप दे, चाहे ना खरीदे चीजें, ना दे टैक्स तो फिर दें टैक्स, जिंदा रहना। तो टैक्स क्या है? वो पैसे जो गवर्नमेंट बिला वजह हमसे ले लेती। इसका अपोजिट क्या है? सब्सिडी। वो पैसे जो गवर्नमेंट बिला वजह हमें दे देती है। याद रखें, गवर्नमेंट इतनी जालिम नहीं है, वो अगर आपसे 1000 रुपया लेती है ना, तो 4.5 रुपये आपको सब्सिडी भी देती है, सब्सिडी भी देती है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि जब हमने जीडीपी में इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस करना है, क्या सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस की फिगर यूज करनी चाहिए कि सब्सिडीज के साथ नेट करके लेस करें? तो बताइए, अब अगर मैं आपसे पूछूं जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, इससे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, क्या करें? नहीं, ये नहीं कहना इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करें, ना ना ना, अब क्या कहना है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करें। तो मैं पूछूं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का फर्क समझ आया? लेस इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, तो क्या आ जाएगा? फैक्टर कॉस्ट। और लेस करने से पहले मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का फर्क समझ आया? अब ग्रॉस और नेट का फर्क यहां देखें। इससे पहले जो भी फिगर्स थी ग्रॉस, ये भी ग्रॉस, ये भी ग्रॉस, ये नेट आ गया। ये क्या हुआ? यहां में ग्रॉस, यहां में ग्रॉस, यहां नेट। इसका मतलब है कोई ना कोई चीज लेस हुई होगी। भाई क्या लेस हुआ होगा? शाबाश, डेप्रिसिएशन। और अगर मैं कहूं कैपिटल कंजम्पशन, तो वो भी एक ही बात है, वो फर्क थोड़ी है, वो भी एक ही बात है। तो इसका मतलब ये है, अगर कोई चीज ग्रॉस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो करते रहें, अगर नेट कैलकुलेट करना चाहते हैं लेस करना पड़ेगा क्या? कैपिटल कंजम्पशन, जो कि इज इक्वल टू है आपकी काउंटिंग में डेप्रिसिएशन के। जिसे काउंटिंग में डेप्रिसिएशन कहते हैं उसे इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं? कैपिटल कंजम्पशन। फिर बताइए, जिसे काउंटिंग में डेप्रिसिएशन कहते हैं उसे इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं? जी फिर से बताऊं, फिर सुन लें। जिसे काउंटिंग में डेप्रिसिएशन कहते हैं उसे इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं? कैपिटल कंजम्पशन। अब बताइए, ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाना हो, क्या करेंगे? फिर बताइए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाना हो, क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को लगे। फिर बताइए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना, क्या करेंगे? हाँ, अब की बार भी लेस करेंगे, लेकिन क्या? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। टर्म का एग्जाम में ध्यान रखना है। आज का आखिरी कंसर्ट बताऊं, दो टर्म बता रहा हूं, जो जिसको समझ आ जाए हाथ उठाए, उसको इनाम 50 रुपए। भैया पहले सुन तो लें। दो चीजों में फर्क बताना है। एक पाकिस्तान की इनकम, दूसरा पाकिस्तानियों की इनकम। 1 2 3 4 5 6 बस
वन बाय वन। नहीं नहीं नहीं, बस जिसने सही जवाब दिया खत्म। जी बताइए। पाकिस्तान की इनकम जो पाकिस्तान में सिटीजन रहते हैं, पाकिस्तान के शहरी, और पाकिस्तानियों की इनकम मतलब जो पाकिस्तान में रहते हैं वो भी, प्लस फॉरेनर जो है वो भी। टेक्निकल थोड़ा सा फॉल्ट है एक इसमें। दूसरे नंबर पे अगर इसे बेहतर डेफिनेशन आई तो उसको ही नाम मिलेगा, वरना इनको। दूसरे नंबर पे कौन थे? जी बताइए। पाकिस्तान में जितनी भी चीजें प्रोड्यूस हुई हैं। अच्छा, और की डेफिनेशन कदरे बेहतर है। दो क्वेश्चन पूछ लूं इनसे, अगर इन्होंने सही जवाब दे दिए तो इनाम आपका। पहला क्वेश्चन, एक जर्मन बंदा आया पाकिस्तान में, एक यूनिवर्सिटी में से वाइस चांसलर लगा दिया। वो सर्विसेज के जरिए से उसको कुछ सैलरी मिल रही है, उसकी प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विस की। क्या ये पाकिस्तान की इनकम यानी जीडीपी में ऐड होगी कि नहीं? गलत जवाब। नहीं भैया, आप पहुंच गए इसके ऊपर, ठीक है। हाँ जी, अब जो है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो ट्रायल एंड एरर मेथड से अब तो पहुंच जाएंगे ना। जीडीपी का नहीं, अब सुनिए। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आप शायद लफ्ज भूल गए, विद इन बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की बाउंड्रीज में रहते हुए चाहे कोई पाकिस्तानी चाहे फॉरेनर जो भी प्रोडक्शन कर रहा है पाकिस्तान की जीडीपी में शामिल होगी, पाकिस्तान की जीडीपी में शामिल होगी। लेकिन इसे कहते हैं जीडीपी। एक होता है टर्म जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान की बाउंड्रीज में प्रोडक्शन हुई है, चाहे पाकिस्तानी ने की है चाहे किसी गोरे ने, जिसने मर्जी की है, पाकिस्तान की बाउंड्रीज में प्रोडक्शन हुई है तो वो जीडीपी में शामिल है। और जीएनपी क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, पाकिस्तानियों की इनकम, पाकिस्तानियों की प्रोडक्शन। यानी अगर जीडीपी से जीएनपी पे पहुंचना, क्या करेंगे? गौर से सुनिए। जीडीपी से जीएनपी पे पहुंचना है, क्या करेंगे? पहली चीज, जीडीपी से जीएनपी पे पहुंचना है, जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी हैं, दुबई में, कुवैत में, उनकी इनकम ऐड करेंगे। और जो पाकिस्तान में जर्मन है, अमेरिकन है, उनकी इनकम को लेस कर देंगे। जीडीपी से जीएनपी फर्क समझ आया? हाँ, ये वैसे अच्छी कोशिश की थी दोनों ने, तो एप्रिसिएशन के लिए मैं, हाँ जी, दोनों को इनाम दे देता हूँ। ये भाई आपका इनाम है, ये इनको इनाम दे दीजिएगा, ट्रांसफर कर दे जी। तो जीडीपी और जीएनपी में फर्क समझ आया? अच्छा, नहीं, अब देखें, जीडीपी से जीएनपी में पहुंचना है, ऐड करना है आपको, ऐड। अच्छा, इसका नाम अजीब सा है, ऐड क्या करना है? नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आपने इसके ऊपर प्रॉपर्टी पे गौर नहीं करना, आपने किस पे गौर करना है? अब्रॉड पे। इसे फॉरेन फैक्टर इनकम भी कहते हैं। नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करना है? किस लिए? जीडीपी से जीएनपी पे पहुंचने के लिए। और ये नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होती है? ये होती है इनकम फ्रॉम सिटीजन फ्रॉम अब्रॉड, बाहर जो पाकिस्तानी है। इनकम किसकी? पाकिस्तानियों की जो बाहर है, ऐड करो, माइनस कर दो, क्या? इनकम किसकी? फॉरेनर की जो पाकिस्तान में, तभी तो पाकिस्तानियों की। इसमें तो हर एक की होगी ना जीडीपी, जो पाकिस्तान के अंदर है, उसको आपने रिफाइन करना है। पाकिस्तान की इनकम से पाकिस्तानियों की इनकम पे जाना है। तो पाकिस्तान की जीडीपी में जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी हैं, उनकी इनकम कर देंगे ऐड, और जो पाकिस्तान में फॉरेनर्स हैं, उनकी इनकम कर देंगे लेस।
नेट जो जवाब आएगा उसे क्या कहते हैं, नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम, इसको ऐड कर दे, जीडीपी में ऐड कर दे, क्या आ जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब अगर आप समझते हैं इकोनॉमिक्स तो आखिरी सवाल का जवाब दे सकेंगे। नहीं अब नहीं 50 वहां से करता हूँ, वहां से आपके आपके ख्याल में पाकिस्तान की जीडीपी ज्यादा होगी कि जीएनपी? हाँ जीएनपी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी ज्यादा हैं, पाकिस्तान में फॉरेनर्स कम हैं, तो पाकिस्तान की जीएनपी ज्यादा होगी जीडीपी से। हाँ जी, तो मेहरबानी आपकी भैया। तो ये हमारा पूरा आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, पूरा फॉर्मेट। देखिए थोड़ा सा लेंथी फॉर्मेट है, लेकिन हमने फॉर्मेट बनाते हुए इस चीज का ध्यान रखा है कि इकोनॉमिक्स का हर क्वेश्चन जो जीडीपी का इससे हो जाए, हमें बार बार चेंज ना करना पड़े। तो पहली दफा आपको याद करते हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह आसानी आसानी है। तो एक दफा जल्दी से रिवीजन कर लें। अगर नहीं भैया, नहीं रिवीजन लाजमी होगी, सुन ले, वरना मैंने क्वेश्चन भी करवाना था, लेकिन क्वेश्चन अब कल के लिए रख लिया, ठीक है, कल, बल्कि आपकी होम असाइनमेंट होगी। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, 15 है कि 16 है, दिखता आगे चले। क्वेश्चन नंबर 15, ये आपने घर से करके लाना है इस फॉर्मेट के मुताबिक। ये फॉर्मेट किताब पे भी दिया हुआ है, आपने इसी को फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 15 घर से करके लाना है जी। अब मुझे बताइए कि जीडीपी कैलकुलेट करने के कितने तरीके हैं, कौन कौन सा? एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, आउटपुट या प्रोडक्ट मेथड। सबसे ज्यादा कॉमन मेथड कौन सा है? एग्जाम में अगर इतना कह दे जीडीपी कैलकुलेट करो, मेथड ना बताए, कौन सा मेथड यूज करेंगे? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मेथड में फार्मूला क्या है? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी किसको कहते हैं? प्राइवेट कंजम्पशन। आई किसको कहते हैं? ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, या दूसरा नाम कैपिटल फॉर्मेशन। इसके बाद जी किसको कहते हैं? गवर्नमेंट स्पेंडिंग। फिर एक्स माइनस एम, नेट एक्स का मतलब एक्सपोर्ट, एम का मतलब, इस चारों को ऐड करेंगे क्या कैलकुलेट होगा? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस से अगर जीडीपी एट फैक्टरी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, क्या करें? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस कर दें। ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस किसको कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ गई, इससे जीएनपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करनी है, कैसे करें? नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर ले, या फॉरेन फैक्टर इनकम को ऐड कर ले। भैया नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होती है? पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं पाकिस्तानी, उनकी इनकम ऐड करें, माइनस पाकिस्तान में जो फॉरेनर्स हैं उनकी इनकम लेस कर दें। जो नेट आ जाएगा वो होगा नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जीडीपी में नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दें, क्या आ जाएगा? जीएनपी एट मार्केट प्राइस। जीएनपी एट मार्केट प्राइस। जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से कैपिटल कंजम्पशन यानी डेप्रिसिएशन लेस कर दें, क्या आ जाएगा? एनएनपी एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसी को नेट नेशनल प्रोडक्ट को नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस भी कहते हैं। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम क्या है? नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। और नेट नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी या नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस कर दें, आखिरी चीज क्या आएगी? नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस में से इन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस कर दे, क्या आ जाएगा? एट फैक्टर कॉस्ट। आज का आपका घर की असाइनमेंट ये है कि ये फॉर्मेट आपने अच्छे तरीके से समझना है और ज़बानी ड्रॉ करना है। ज़बानी ड्रॉ करना है, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 15 आपको कहा ये करके लाना है।
अगर सही करके ले आए तो कल एडवांस क्वेश्चन करेंगे, वरना पहले बेसिक क्वेश्चन करेंगे फिर एडवांस करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है।